अब रुक करेंगे देवभूमि विशेष में आपका बहुत स्वागत है। रुक करेंगे उत्तराखंड की खबरों की ओर। आज देवभूमि को सौगात देंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आईएमए में अंडरपास का करेंगे शिलान्यास। दोपहर 3:30 बजे अंडरपास का शिलान्यास करेंगे रक्षा मंत्री। समारोह में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत भी रहेंगे मौजूद। टनल अंडरपास से जुड़ेंगे आईएमए के दोनों परिसर। टनल से आर पार जाने की सुविधा भी होगी। आईएमए कमांडेंट लेफ्टिनेंट जनरल जेएस नेगी ने सीएम से भेंट की है। तो केंद्र से 45 करोड़ रुपए की मिल चुकी है स्वीकृति और आज उद्घाटन होने वाला है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और दोपहर 3:30 बजे अंडरपास का शिलान्यास करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। तो आज देवभूमि को सौगात देने वाले हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आईएमए में अंडरपास का शिलान्यास करेंगे और दोपहर 3:30 बजे अंडरपास का शिलान्यास होगा। समारोह में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत भी मौजूद रहेंगे। टनल अंडरपास से जुड़ेंगे आईएमए के दोनों परिसर और टनल से आर पार जाने की सुविधा भी होगी। तो अंडरपास का उद्घाटन जो कि आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करने वाले हैं दोपहर 3:30 बजे। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ फहीम तना हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रेजिडेंट एडिटर। फहीम, आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आईएमए में अंडरपास का शिलान्यास होने वाला है दोपहर 3:30 बजे, क्या कुछ तैयारी? देखिए, शिलान्यास को लेकर के तैयारी हो गई है। इंडियन नेवी एकेडमी एक ऐसी जगह है, बहुत संवेदनशील है, बहुत सुरक्षा के नजरिए से बहुत महत्वपूर्ण है और देश की सेना के जो अफसर हैं उनको तैयार करने की एकेडमी है। लिहाजा उसकी सुरक्षा को लेकर के उतना ही गंभीरता बढ़ती जाती है और इसी गंभीरता के मद्देनजर चूंकि आईएमए का जो परिसर है उसके 2 परिसर उसमें बन रहे हैं और बीच में एक हाईवे निकलता है जो हिमाचल की तरफ जाता है, राजपूत रोड जिसको बोला जाता है। ये हाईवे 24 घंटे चलता है और इसीलिए एक परिसर से दूसरे परिसर आने के लिए इस हाईवे को पास करना पड़ता है। तो लंबे समय से मांग की जा रही थी क्योंकि पहले इस तरह की घटनाएं भी की थी आतंकी अलर्ट को लेकर के, तो लिहाजा काफी महत्वपूर्ण सुरक्षा के नजरिए से और इसका अंडरपास बनवाने के लिए प्लान था जिसको रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्वीकृति दी है। 45 करोड़ रुपए की जो अनुमानित लागत है इसके अंडरपास के लिए। 2 टनल बनेगी और एक आने की एक जाने की जो सीवेज रास्ता जिस तरीके से बन सके। इससे एक बहुत बड़ा जो फायदा होगा, एक तो ट्रैफिक तो नहीं रुकेगा क्योंकि ट्रैफिक वहाँ रोका नहीं जाता है। जो आईएमए का जो इलाका है उसमें ट्रैफिक नहीं रोका जाता है। अगर कोई 5 सेकंड के लिए भी वाहन रुकता है तो उस पर पूरी नजर रखी जाती है कि वाहन क्यों रुका है और ऐसे में जब वहाँ रेड लाइट होती है, रुकते हैं वाहन, तो खतरा बना रहता है। तो लिहाजा टनल बनने से एक तो जो ट्रैफिक है वो स्मूथ रहेगा, वहाँ रुकेगा नहीं और दूसरा ये कि आवागमन दोनों परिसर से अफसरों का, जवानों का, वहाँ वाहनों का एक परिसर से दूसरे परिसर को वो एक सुगमता के साथ होगा। तो ये 2 बड़े काम हैं इस टनल के बन जाने से। बहरहाल अब इसका शिलान्यास होना है और 45 करोड़ रुपए की इसकी मंजूरी मिल चुकी है। फहीम, ये जो टनल अंडरपास है, कब से इस पर काम चल रहा है, कब से इसकी शुरुआत होगी, यानी कि कब से आम जनता इसका यूज करने लगेगी, कब से ये खुल जाएगा, बन जाएगा, पूरी तरह बन के तैयार हो जाएगा? देखिए, जो सड़क बीच से जाती है उसमें तो अभी आम जनता की आवागमन खुला है। जो उस अंडरपास में काम होगा भी तो वो आम जनता के लिए उसमें कोई यूज नहीं है। वो केवल आईएमए का, इंडियन नेवी एकेडमी का एक परिसर से दूसरे परिसर का जाने का है। लेकिन ये आम जनता के लिहाज से, जैसे मैंने कहा, कि इसलिए बहुत अहम है कि आम जनता जो उस हाईवे से निकलती है वो उसका ट्रैफिक स्मूथ हो जाएगा और साथ साथ आईएमए का अपना ट्रैफिक जो एक परिसर से दूसरे परिसर को जोड़ता है वो स्मूथ हो जाएगा। इन दोनों का आपस में कोई क्रॉस कनेक्शन नहीं रहेगा। तो लिहाजा जो अंडरपास का काम, इस टनल का जो काम जो शुरू होगा वो आज शिलान्यास के बाद में तत्काल शुरू हो जाएगा, जो उसकी कार्यकारिता होनी हुई है और ये एक परिसर से दूसरे परिसर में ही खुदाई का काम होगा। इसमें जो मुख्य सड़क है हाईवे उस पर कोई काम अभी फिलहाल नहीं होगा, क्योंकि नीचे एक परिसर से शुरू होकर के दूसरे परिसर में उसकी खुदाई होनी है। ठीक फहीम, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत धन्यवाद। तो दोपहर 3:30 बजे आज शिलान्यास होगा और समारोह में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत भी मौजूद रहेंगे। साथ ही आपको बता दें कि रक्षा मंत्री द्वारा ये शिलान्यास कार्यक्रम किया जाएगा। रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जो कि देहरादून से है, जहां पर आम आदमी पार्टी ने भंग की है अपनी प्रदेश कार्यकारिणी। मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष एसएस कलेर और जोनल इंचार्ज रहेंगे बरकरार। 2 हफ्ते में नई कार्यकारिणी घोषित कर दी जाएगी और साथ ही आपको बता दें कि प्रभारी दिनेश मोहनिया जिन्होंने नई कार्यकारिणी में ये बदलाव किए हैं, तो नई कार्यकारिणी में सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व रखने की कोशिश की जाएगी। 2022 के चुनावों की बिसात के मद्देनजर आप अपनी कार्यकारिणी बनाएगी। तो पुरानी कार्यकारिणी भंग कर दी गई है और अब नए कार्यकारिणी
घोषित कर दी जाएगी 2 हफ्ते के अंदर। तो मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष एसएस कलेर और जोनल इंचार्ज बरकरार रहेंगे। 2 हफ्ते में नई कार्यकारिणी घोषित की जाएगी, यानी कि नई टीम बनाई जाएगी। 2022 में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, जिसकी बिसात पर यह कार्यकारिणी भंग की गई और नई कार्यकारिणी की घोषणा की जाएगी। तो नई कार्यकारिणी में सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व रखने की कोशिश की जाएगी और 2022 के चुनावों की बिसात के मद्देनजर आम आदमी पार्टी अपनी कार्यकारिणी बनाएगी। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। तो पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती की तबियत बिगड़ गई है। उमा भारती को ऋषिकेश एम्स में भर्ती कराया गया है। उमा भारती को लगातार बुखार आ रहा था। उमा भारती की कोरोना संक्रमण की पुष्टि हो चुकी है। केदारनाथ बद्रीनाथ की यात्रा से लौटने पर कोरोना की पुष्टि हुई। पुष्टि के बाद खुद को वंदे मातरम कुंज आश्रम में आइसोलेट कर लिया था उमा भारती ने। यानी कि आपको बता दें कि अभी कल ही उमा भारती की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई, जिसके बाद अब उनकी तबियत बिगड़ चुकी है और इसी वजह से उन्हें ऋषिकेश एम्स में भर्ती करा दिया गया है। तो लगातार उन्हें बुखार आ रहा था, जिसकी जानकारी उन्होंने खुद ट्वीट करके दी थी कि उनकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। इसी वजह से वो खुद को आइसोलेट कर रही हैं और अब उनकी तबियत बिगड़ गई है, जिसकी वजह से उन्हें एम्स ऋषिकेश में भर्ती करा दिया गया है। तो केदारनाथ बद्रीनाथ की यात्रा से लौटने के बाद कोरोना की पुष्टि हुई और पुष्टि के बाद खुद को वंदे मातरम कुंज आश्रम में उमा भारती ने आइसोलेट किया था। हालांकि आपको बता दें कि उमा भारती का ये कहना था कि 30 सितंबर को उन्हें सीबीआई कोर्ट में जाना है, उनकी पेशी है और वो कोशिश करेंगे कि अगर उनकी तबीयत ठीक हो जाती है और सब कुछ ठीक होता है तो वो सम्मिलित हो सकती है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सुमित सैनी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुमित, उमा भारती की तबीयत खराब होने की जानकारी आई है, एम्स ऋषिकेश में उन्हें भर्ती कर दिया गया है। इस वक्त कैसी उनकी तबीयत है? बिल्कुल बिल्कुल उमा भारती को जब कोरोना पॉजिटिव की जब रिपोर्ट आई है उनकी, तो उनको हरिद्वार के बीच में ही एक आश्रम में रुके थे, लेकिन अब उनको एम्स में भर्ती किया गया है। जी, ये कहा जा रहा था, उमा भारती ने खुद ये बात कही कि 30 सितंबर को उनकी पेशी है सीबीआई कोर्ट में बाबरी विध्वंस मस्जिद को लेकर। उन्होंने कहा था कि अगर सब कुछ ठीक होता है, जानकारी दी थी जी, अगर सब कुछ ठीक होता है तो वो कोशिश करेंगे कि वो अपनी पेशी पर जा सके, लेकिन लगता है कि अब उम्मीद नहीं है क्योंकि उनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ गई है। उनका स्वास्थ्य बिगड़ने एम्स में भर्ती किया गया है। अगर रहा था उनका। सुमित, आपकी आवाज ठीक से हमें नहीं मिल पा रही है, लगता है नेटवर्क प्रॉब्लम है। दोबारा कोशिश की जाएगी आपसे संपर्क करने की। तो आपको बता दें कि पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती की तबीयत बिगड़ गई है। उमा भारती को ऋषिकेश एम्स में भर्ती कराया गया है और उनको लगातार बुखार आ रहा था। उमा भारती की कोरोना संक्रमण की पुष्टि हो चुकी है। खुद उनकी इस बात की जानकारी उमा भारती ने ट्विटर के जरिए ट्वीट करके दी थी। उन्होंने कहा था कि मेरी हिमालय की यात्रा पूरी हो चुकी है, लेकिन मुझे बुखार आ रहा था, जिसके बाद मैंने अपना टेस्ट कराया और मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। ब्रेक के बाद एक बार फिर बहुत स्वागत है आपका। देहरादून से खबर है, जहां पर राजभवन कूच करने के लिए तैयारी कर रही है कांग्रेस। कृषि बिल के विरोध में कांग्रेस का राजभवन कूच का कार्यक्रम। कूच से पहले कांग्रेस भवन में इकट्ठे होकर कार्यकर्ताओं ने सभा की है और प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में राजभवन कूच का ये कार्यक्रम है। राजभवन कूच के दौरान नारेबाजी कर रही है कांग्रेस और कृषि बिल का विरोध करते हुए वापस लेने की मांग है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, राजभवन कूच की तैयारी कांग्रेस की, जिसको लेकर बैठक भी की गई है और राजभवन कूच करने के लिए कांग्रेस तैयार है। कृषि बिल के विरोध में कांग्रेस का राजभवन कूच का ये कार्यक्रम। कूच से पहले कांग्रेस भवन में इकट्ठे होकर कार्यकर्ताओं ने सभा की और प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में राजभवन कूच का ये कार्यक्रम का आयोजन किया जाना। राजभवन कूच के दौरान नारेबाजी कर रही है कांग्रेस और कृषि बिल का विरोध करते हुए वापस लेने की मांग है। तो राजभवन कूच के दौरान कांग्रेसियों को पुलिस ने भी रोका। प्रदेश के मंत्रियों को भरोसा नहीं है, इस सरकार को एक तैयार हो जाओ हमारे कांग्रेस के साथी। इस किसान विरोधी ये सरकार, वापस लो किसान विरोधी ये सरकार। हम आज बैठे हो, प्रदेश के मंत्रियों को भरोसा नहीं है, इस सरकार को एक तैयार। तो राजभवन कूच के दौरान नारेबाजी करती दिख रही है कांग्रेस। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने इसके लिए पहले कांग्रेस भवन में इकट्ठे होकर सभा की और उसके बाद राजभवन कूच के लिए निकले। हालांकि बीच में पुलिस ने
रोका। आपको बता दें कि कृषि बिल को लेकर ये विरोध हो रहा है। कृषि बिल जो कि अब कानून बन चुका है, राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी है। पहले लोकसभा और राज्यसभा में ये पास हुआ, उसके बाद राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी, यानी कि अब ये कानून बन गए हैं तीनों ही बिल, और जिसको लेकर लगातार विरोध हो रहा है। विपक्षी पार्टी इसको लेकर विरोध कर रही है, किसान इसको लेकर विरोध कर रहे हैं। और ना सिर्फ देहरादून यानी कि ना सिर्फ उत्तराखंड में, बल्कि उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब में ये विरोध की लहर सबसे ज्यादा देखी गई। हालांकि दिल्ली में भी देखा गया कि आज कांग्रेसियों ने प्रदर्शन किया और राजमार्ग पर ये प्रदर्शन किया और एक ट्रैक्टर को आग के हवाले कर दिया। अब उत्तराखंड में भी देखा जा रहा है, देहरादून में। हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए सूर्यकांत धस्माना, कांग्रेस नेता। बहुत स्वागत है सर आपका न्यूज़ वन इंडिया पर। जी धन्यवाद। सर, आज ये विरोध करने की वजह से आपने राजभवन कूच का कार्यक्रम बनाया है। सर, लगातार ये बात बीजेपी कह रही है, केंद्र सरकार कह रही है कि बिल में ऐसा कुछ भी नहीं है, जो चीजें बोले जा रही हैं या बरगलाने की कोशिश किसानों को लेकर की जा रही है। आखिर विरोध क्यों हो रहा है जब केंद्र सरकार बार बार कह रही है कि एमएसपी जारी रहेगी? केंद्र सरकार के कहने से क्या होता है? जो कानून बनाया है उसमें एमएसपी है कि नहीं है, ये बड़ी बात है। आप ये बताइए, जो कानून बनाया है उस कानून में एमएसपी नाम की कोई चीज है? कोई चिड़िया है? प्रधानमंत्री ने तो पूरे देश को नोटबंदी में भी मूर्ख बनाया था, पूरे देश को जीएसटी में मूर्ख बनाया था। कहीं आपको जीएसटी या नोटबंदी का जो उनका निर्णय था वो वाजिब लगता है? पूरे देश को बर्बाद कर दिया। पूरे देश के अंदर आज किसान जो सड़कों पे है 62 करोड़, आज उसकी बात सुनने वाला कोई नहीं है। न किसी किसान संगठन से आपने बात करी, ना आपने राज्यों से बात करी, और सीधा आप अंबानी और अडानी के कहने पर ये किसान विरोधी 3 बिल ले आए। जमाखोरी और कालाबाजारी को आपने लीगल बना दिया। तो इसमें आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री कह रहे हैं, इस देश में प्रधानमंत्री की बात पे विश्वास कौन करता है? प्रधानमंत्री की तो बात पे कोई भरोसा करता ही नहीं है इस देश में। जी, सूर्यकांत जी आप बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त बीजेपी नेता सुभाष बतवाल भी जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है आपका सुभाष जी न्यूज़ वन इंडिया पर। धन्यवाद जी, सूर्यकांत जी कह रहे हैं कि एमएसपी का जिक्र नहीं है कहीं कानून में, जो जिनको अब कानून बना दिया गया है, ये विधेयक जो कि पास हुए हैं और अब इनको कानून की तरजीह दे दी गई है, इसमें कहीं भी ये बात नहीं है कि एमएसपी जारी रहेगी। नहीं, तो वो एमएसपी को जो है उसमें मेंशन तो किया ही गया है। एमएसपी को ये कहा गया है कि जो न्यूनतम जो है मूल्य होगा वो जो है सरकार की तरफ से प्रतिवर्ष घोषित किया जाएगा। ये जरूर है कि उसको कानूनी अमलीजामा जो कांग्रेस ने 70 साल में नहीं पहुंचाया है, उसी हिसाब से उसको आगे बढ़ाया गया है। लेकिन किसानों को विकल्प दिया गया है। किसानों को अभी तक केवल मंडी पर जो है आधारित अपने जो है अनाज को बेचने का अधिकार था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक विकल्प दे दिया है कि जो इतर भी जो है कॉर्पोरेट के साथ या जो है बड़े व्यापारियों के साथ या जो है बड़े आड़तियों के साथ संपर्क करके कानूनी प्रावधानों के तहत कॉन्ट्रैक्ट खेती भी कर सकते हैं। अधिक जो है दाम उनको प्राप्त होता है तो उस हिसाब से भी जो है वो अपने जो है तमाम जिनसों को, तमाम जो है रबी खरीफ की फसल को वो बेच सकते हैं। तो इसलिए सूर्यकांत जी जवाब दीजिए इस बारे में। ये बात साफ कह रहे हैं सुभाष जी की बड़ा बाजार देने की कोशिश की जा रही है और एमएसपी के लिए भी कहा जा रहा है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी रहेगा। सुभाष हमारे छोटे भाई हैं, लेकिन मैं अफसोस के साथ कह रहा हूँ, आपको मालूम है कि देश में अपनी तो मुझे बताएं जरा, कह रहे हैं एमएसपी जो है कानून में तो नहीं है। सुभाष जी कानून में नहीं है तो 70 साल में पैदा ही नहीं था। नहीं, देखिए उसमें दंड और एमएसपी के बारे में कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने कह दी। अरे प्रधानमंत्री ने तो कहा था नोटबंदी फेल हो जाएगी तो चौराहे पे खड़े होकर के फांसी चढ़ा देना। एमएसपी को फेल हो जाएगी तो मुझको देश में मेरा मुंह काला कर देना। आप बताइए, अब किसानों को बरगलाने में लगे हैं। पूरे देश का किसान आज सड़कों पर है। 250 किसान संगठन इस देश के अंदर काम कर रहे हैं। तो वो तो कांग्रेस ने भी बात नहीं करी, किसी से उन्होंने चर्चा नहीं करी। देश का जो संघीय ढांचा है उसको भी धक्का बताते हुए बिना राज्यों से चर्चा खरीदेगा। ये जिस प्रकार जो है कानूनी कार्रवाई होगी, कांग्रेस की सरकारें रही दशकों तक देश में, तो उसी प्रावधान को जो है। सुभाष जी सुन लीजिए सूर्यकांत जी क्या कह रहे हैं। सूर्यकांत जी यहाँ पर सुभाष जी ने ये बात बोली है कि एमएसपी भी जारी रहेगी, बाजार भी बड़ा मिलेगा, यानी कि पूरी तरीके से कोशिश की जा रही है आय बढ़ाने को लेकर। सुभाष बड़साल गया 1 क्विंटल लड्डू भेज देता। अगर सुभाष बड़साल के कहने से या त्रिवेंद्र रावत के कहने से, इनको मालूम है कितना बड़ा नटवर लाल इस समय देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठा,
जिसने पूरे देश को मूर्ख बनाया जब 1000 का नोट बंद किया और 2000 का नोट निकाल दिया और कहा कि देश में कागज बनाना बंद हो जाएगा। देश के लोगों को मूर्ख बनाने की सीमा होती है और अंग्रेजी में एक कहावत है, यू कैन फूल अ पर्सन ऑल ऑफ द टाइम, यू कैन फूल सम ऑफ द पीपल सम ऑफ द टाइम, बट यू कैन नॉट फूल। सूर्यकांत जी, आप ये बार बार कह रहे हैं कि मूर्ख बनाने की कोशिश की जा रही है, केंद्र सरकार मूर्ख बना रही है। ये जो पॉइंट है इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए, क्लियर कीजिए कि मूर्ख कैसे बना रही है, क्योंकि सुभाष जी अभी यहाँ पर जुड़े हुए हैं, आपके सवालों का जवाब देंगे। इस बात का जवाब दे कि जो नया कानून बना है उस नए कानून में क्या एमएसपी का जिक्र है? अनाज मंडी और सब्जी मंडियों को आप बर्बाद करने पे तुले हैं। करोड़ों किसानों के साथ जो तमाम लोग जुड़े हैं, जो छोटा आड़ती हो, चाहे दुकानदार हो, चाहे वहां पे काम करने वाला ट्रांसपोर्टर हो, चाहे वहां पे काम करने वाला मजदूर हो, वो बर्बाद होगा। किसान तो बर्बाद होगा ही होगा, लेकिन देश में करोड़ों वो लोग, कमेरे लोग, मेहनतकश लोग जो सुबह से लेकर रात तक अनाज मंडी और सब्जी मंडियों में अपनी रोटी रोजी कमाते हैं, वो बर्बाद करने पे तुले हैं। केवल इनको दो ही लोग दिखते हैं, अंबानी और अडानी। अब देश के खेतों पर भी अंबानी और अडानी के बोर्ड लगेंगे तो देश का 65 आपके ये दोनों पॉइंट है सूर्यकांत जी। सुभाष जी जवाब दीजिए। अब इन्होंने ये साफ साफ यहाँ पर आरोप लगाया कि एमएसपी का कहीं जिक्र नहीं है, और साथ ही ये जो मंडियों के लिए बात कही गई है ये बिल्कुल किसान विरोधी है, किसान के हक में नहीं है। नहीं, देखिए, किसान को मूर्ख बनाने का काम, उसको भ्रमित करने का काम तो इस जो विपक्षी दल देश के अंदर कर रहे हैं। और देखिए, पार्लियामेंट के पटल पर खड़े होकर जो है ये कहा गया है कि एमएसपी की व्यवस्था को नहीं बदला गया। आज देश के सबसे बड़े फोरम के ऊपर खड़ी होकर सरकार यदि इस बात को कहती है, सरकार के मंत्री इस बात को कहते हैं, प्रधानमंत्री का लगातार वक्तव्य आ रहा है कि एमएसपी की व्यवस्था पूर्वतः जारी है, और ये एक अतिरिक्त जो है विकल्प हमने किसान को दिया है कि अगर उसको इधर जो है हानि दिखाई पड़ती है तो वो दूसरी तरफ जो है लाभ में अपनी फसलों को बेच सकता है। लेकिन विपक्षी दलों को, हमारे विपक्षी मित्रों को, किसानों को भ्रमित करके राजनीतिक माहौल अपना जो है, जो उनके हाथों से निकल गया हिंदुस्तान में, उसको दोबारा प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। और इसलिए साफ साफ देखिए, केवल 2 प्रदेशों में थोड़ा बहुत कहीं पर जो है ये भ्रमित कर पाए हैं, हरियाणा पंजाब में, लेकिन बाकी सारे देश में कहीं जो है उस पर कहीं किसी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं है। इसलिए ये समझना चाहिए कि बहुतायत में देश के अंदर जो किसान खेती किसानी से जुड़े हुए लोग हैं। सूर्यकांत जी, सुभाष जी ये बात साफ कह रहे हैं कि यहाँ पे बरगलाने की कोशिश की जा रही है विरोधियों की तरफ से, यानी कि कांग्रेस लगातार बरगला रही है, क्योंकि खुद प्रधानमंत्री आके ये बात कह रहे हैं कि एमएसपी जारी रहेगी। तो यानी कि एमएसपी जारी रहेगी, न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम किसी भी किसान को नहीं मिलेगा। 2 बात। पहली बात तो ये कि वो किसान जो धरती का सीना चीर करके अन्न पैदा करता है, अन्नदाता है, जो देश में गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो, मौसम की मार झेल करके भी देश के लोगों का पेट भरने के लिए अन्न पैदा करता है, वो इतना मूर्ख नहीं है कि हमारे बरगलाने में बरगला जाए। वो किसान पूरे देश के अंदर पिछले 6 साल से मोदी के सारे गलत निर्णयों का समर्थन कर रहा था। देश में 2 बार लगातार 5-5 साल के लिए उनकी सरकार बनवा दी, वो किसान ही है। ठीक, सूर्यकांत जी बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुभाष जी आपका भी बहुत धन्यवाद। तो लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है इन कृषि बिलों के खिलाफ, और आज कांग्रेस न सिर्फ देहरादून में बल्कि राजपथ पर भी, दिल्ली में भी उतरी है विरोध प्रदर्शन के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ फॉर इंडिया।